हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो आज मैच खेला गया था एशिया कप में, पहले के लिए स्टेडियम कैंडी में। और उसमें मैच खेला गया था, ग्रुप ए का मैच था, तो उसके बारे में बात कर लेते। तो चलिए शुरू करते हैं। एज आपको मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो हाइप तो उसकी बनी होती है ऑब्वियसली। मदर ऑफ ऑल क्लैशेज होता है, दुनिया रुक जाती है जब, और दुनिया जब रुकती है और सारों की नज़रें टीवी की तरफ होती हैं, चाहे वो क्रिकेट देखें या ना देखें। तो इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बारिश का चांस था मैच में और ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग कॉल थी रोहित शर्मा की तरफ से, जो टॉस जीत के पहले बैटिंग किया। और उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये भी थी कि बाबर आजम जो थे वो भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करने चाह रहे थे। तो जब सारे यही समझ रहे थे कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग के लिए जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ और दोनों बैटिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बैटिंग के लिए गए। और जो कल प्लेइंग 11 मैंने जो आपको बताई थी उसमें से एक चेंज किया उन्होंने सिर्फ, और वो यही था कि उनके शामी की जगह उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, जो काफ़ी सरप्राइजिंग था काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि ठाकुर जो है वो उनका कोई इतना स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है। और एक एडिशनल बैट्समैन के तौर पे खिलाया उन्होंने शार्दुल ठाकुर को, ऑलराउंडर कह सकते हैं आप। तो ठाकुर को इसलिए खिलाया। और पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली वही प्लेइंग 11 थी जो पहले मैच में थी, और वो कल ही अनाउंस हो गई थी, मतलब मैच से एक दिन पहले अनाउंस हो गई थी वो प्लेइंग 11। और तो ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बॉल ग्राउंड जो था वो ऑन एंड ऑफ बारिश होती रही थी। तो जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट 4 ओवर्स में तो इंडिया ने स्टेडी स्टार्ट किया, स्पेशली और रोहित शर्मा ने जिस तरह बाउंड्रीज भी लगा दी थी शाहीन को स्टार्ट के ओवर्स में। तो पहले कुछ ओवर सर्वाइव किए थे, गेल स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर एक पाँचवें ओवर की स्टार्ट में रेन आ गई और इंटरप्ट हुआ मैच। और जिस तरह प्रेडिक्टेड था फोरकास्ट से तो बारिश आई, लेकिन फॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा डिले नहीं था, कोई 20-25 मिनट का डिले था और मैच वहीं से दोबारा स्टार्ट हुआ। और डिले के बाद जिस तरह पहले ही ओवर में जब रिज्यूम हुआ, शाहीन ने जिस तरह रोहित शर्मा को सेटअप किया पहले अपने आउट करने के लिए, पहले 2 बॉल आउट स्विंगर किए शाहीन ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मतलब पूरे प्लान के साथ, क्योंकि वो इन स्विंगिंग जो कर रहे थे वो काम नहीं किया वो रोहित शर्मा के खिलाफ, क्योंकि रोहित शर्मा उसकी तैयारी करके आए थे। शाहीन ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे को खींची, पहले 2 बॉल उन्हें आउट स्विंग किए और सेटअप किया एक परफेक्ट इन स्विंगिंग गुड लेंथ डिलीवरी के लिए, जिसके लिए रोहित शर्मा के पास एक और कोई चांस नहीं था खेलने के लिए और कोई जवाब नहीं था रोहित शर्मा के पास, और वो 11 रन बना के बोल्ड हो गया। उसके बाद विराट कोहली है, और विराट कोहली जब आए तो आते साथ ही उन्होंने नसीम शाह के क्लासिक कवर ड्राइव भी मारा, लेकिन शाहीन ने अगले ही ओवर में उसको एक बार फिर इन स्विंग के लिए खेले विराट कोहली, लेकिन वो आउट स्विंग थी और प्लेड ऑन हो गए और बोल्ड हो गए विराट कोहली, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी विकेट मिल गई थी पाकिस्तान को। कोहली 4 रन बना के आउट हो गए, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि आप सबको पता है कि वो कितने डेंजरस हैं, अगर वो एक दफ़ा सेट हो जाए। तो ये 2 विकेटें पाकिस्तान को जल्दी मिल गई थी। शाहीन बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, रोहित 11, कोहली 4 बना के आउट हुए। और उसके बाद आयर आए, गेल ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे थे, गेल तो समझ नहीं आ रही थी गेल को, बस वो रोया नहीं है, बाकी सब कुछ किया उसने, मतलब वो पहली दफ़ा उसने क्वालिटी पेस बॉलिंग खेली है और उसका ये हाल हो गया। तो मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि गेल जो है वो ओवर हाइप्ड है, जिस तरह इंडिया वालों ने उसे ओवर हाइप किया हुआ है। प्रिंस कहते हैं उसे, लेकिन प्रिंस ऑफ अहमदाबाद ही है वो शायद, लेकिन इंशाल्लाह 14 अक्टूबर को वो भी नहीं रहेगा। तो खैर उसके बाद आयर आए, आयर जो इंजरी के बाद पॉजिटिव खेल रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ को लेके आए। हालांकि यहाँ पे मैं बाबर आजम की कैप्टनसी को मैं क्रेडिट दूंगा कि हालांकि आयर ने पहली ओवर में हारिस रऊफ को टारगेट किया और रन्स बने थे काफ़ी,
लेकिन हारिस रऊफ़ के साथ कंटिन्यू किया बाबर ने, और शॉर्ट बॉल जो आयर अच्छी नहीं खेलते हैं उस पर उन्होंने हालांकि आयर ने क्रंच किया था, पूरा मिडिल किया था शॉट, लेकिन वो फ़खर जमान के पास सीधा गया था कैच, और एक अच्छा कैच था, और वहाँ पे 48 पे 3 हो गए थे इंडिया। और उसके बाद ईशान किशान आए, उनके यंग बैट्समैन, जो बहुत अच्छी बैटिंग करने लगे थे और आते साथ ही फुल टच में लग रहे थे। और शुभमान गिल दूसरे एंड से जो स्ट्रगल कर रहे थे वो बोल्ड हो गए। हारिस रऊफ़ ने एक और विकेट ली और वो भी प्लेड ऑन हुई। शुभमान गिल कोई 32 बॉल पे 10 स्कोर किया। हालांकि पाकिस्तान को उसको उस वक्त आउट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, मर्जी हमारे बॉलर्स की। तो 10 रन बना के आउट हो गए 32 बॉलों पे, और उसके बाद 66 पर 4 था। और उसके बाद हार्दिक पांड्या और ईशान किशान ने एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई फिर, क्योंकि उसके बाद जब एक और रेन डिले हुआ, लेकिन उसके बाद जब धूप निकली, कंडीशन बेहतर हो गए बैटिंग के लिए। और उसके बाद जब हमारे पेसर्स हटे तो स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लूज डिलीवरीज की, फ्रीबीज दी, इजी सिंगल्स दिए, प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाए हमारे स्पिनर्स उस तरह। और ऊपर से फील्डिंग भी जो थी हमारे मिडल ओवर्स में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मिस फील्ड हो रही थी, एक्स्ट्राज दे रहे थे बॉलर्स। और ये इन चीज़ों ने हार्दिक और किशान को हेल्प किया, और उन्होंने दोनों ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए अपनी अपनी 50s कंप्लीट की, और साथ ही 100 रन पार्टनरशिप भी की थी। और इंडिया एक साथ जब स्ट्रगल कर रहे थे 66 पर 4 पे, वहाँ से इंडिया 204 पे पहुँच चुका था 38 ओवर्स में। तो यही लग रहा था कि इंडिया जो है वो आराम से 300 प्लस कर जाएगा यहाँ पे, जिस तरह दोनों बैट्समैन सेट थे। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हैज़ हैड कम्प्लीटली लॉस्ट द प्लॉय, क्योंकि जिस तरह वो फटीक नज़र आ रही थी प्लेयर्स में, मिस फील्ड हो रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था पिच से। और वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स जो थे बाबर आजम को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाने लगे थे कि जी बाबर ने जब दोनों बैट्समैन नए थे तो पेसेस को ओवर क्यों। जिस तरह वहाँ पे फिर वो सेट हो गए थे ईशान किशान और हार्दिक पांड्या दोनों, तो वहाँ पे काफ़ी खतरे के घंटी बज गई थी पाकिस्तान के लिए वहाँ पे। और एक्सपर्ट्स जो थे वहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्रिटिसाइज़ करने लगे थे बाबर को कि मिडिल ओवर में पेसेस को क्यों नहीं कराया बाबर ने ओवर पेसेस से। तो मेरा यही एक छोटा सा मशवरा है कि अगर आप अपने जज्बात से ना हट के अगर ना दिमाग इस्तेमाल करो, तो अगर फ़र्ज़ करें बाबर वहाँ पे पेसेस के ओवर करा देता, लेकिन फिर भी किसी तरह फ़र्ज़ कर लें हार्दिक और किशान जो हैं दोनों बच जाते, सरवाइव कर जाते हैं, और वहाँ पे पेसेस को और कोई विकेट ना मिलती, तो फिर अब आगे जाके क्या करते। वहाँ पे आप लोगों को मार इतनी पड़नी थी वहाँ पे। हालांकि आपकी जब आपको पता है आपके स्पिनर जो है कुछ नहीं मिल रहा आपको, आपके स्पिनर्स को विकेट से, वहाँ पे डेथ ओवर्स में आपको पेसर आपके ओवर होते ना आपके पास, और हार्दिक और किशान दोनों जिस तरह स्पिन खेलते हैं वो फिर आप लोगों के सामने था। और वो डेथ ओवर में फिर जिस तरह आपको फेंटा लगाते हैं वहाँ पे वो स्पिनर्स को, और कम अज़ कम स्कोर 340 350 के करीब होना था। और यह नहीं था कि बाबर ने ट्राई नहीं किया, बाबर ने शाहीन को भी ओवर दिया, बाबर ने मिडिल ओवर में, विकेट नहीं मिली, वो देख के खेला उन्होंने, क्या करे बाबर, मतलब अब हाथ पकड़ के तो नहीं कर सकता ना आउट। तो खैर यही ऐसे, मतलब ये कोई पागल ही लोग होते हैं, इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद लेकिन फिर फाइनली हारिस रऊफ़ जब आए वापस, हारिस रऊफ़ ने ब्रेक थ्रू दिलाया और ईशान किशान को। और ये जो हारिस रऊफ़ का सेंड ऑफ था ना, ऐसे ऐसे इशारे करके कह रहा था कि निकल निकल निकल, ये बात जो थी ना, ये सेंड ऑफ मुझे बहुत पसंद आया ईशान किशान का, और लोगों को भी बहुत पसंद आया ये सेंड ऑफ, क्योंकि वही कहते कि ये राइवलरी जो है ना इसी तरह की होती है। इस बात से मैं एग्री तो करता हूँ, लेकिन जो ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, जो टीम्स के प्लेयर आपस में मिल रहे होते हैं, इंडियो पाक प्लेयर, ये भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो दोनों होनी चाहिए, ऑफ फील्ड आप वैसे रहें, ऑन द फील्ड आप इस तरह रहें। तो उसके बाद इंडिया जो था वो कोलैप्स कर गया। ईशान किशान 82 रन बना के आउट हो गए, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली ईशान किशान ने, और हार्दिक पांड्या भी उसके बाद आउट हो गए, और शाहीन अफरीदी ने विकेट ली 87 बना के, हार्दिक आउट, और जडेजा भी 14 बना के आउट हो गया। और 242 पे ही
वहाँ पे आपके नसीम शाह ने विकेट ली, जो अनलकी रहे थे अपने पहले स्पेल में। जिस तरह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी नसीम ने, और आउटस्टैंडिंग कैच भी किया शादाब ने नसीम को अपनी पहले विकेट देने के लिए। और 242 पे 8 हो गए थे अचानक से इंडिया, जहाँ पे एक दफ़ा वो लग रहे थे कि 320 330 हो जाएगा आराम से, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान ने उनको। और एंड में बुमराह ने कुछ चौके शौके लगा दिए थे, तो उनका स्कोर 266 पे पहुँच गया था और ऑल आउट हो गया इंडिया 7 बॉल पहले। और पहली दफ़ा हुआ है एशिया कप की हिस्ट्री में कि पेसर्स ने ही सारी की सारी 10 विकेटें गिराई हैं किसी मैच में। तो दिस इज़ द नंबर 1 पेस अटैक फॉर यू, नंबर 1 बेस्ट बॉलिंग साइड इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन अफरीदी की 4 विकेटें थी, नसीम की 3 और हारिस की 3। फॉर इंडिया पांड्या टॉप स्कोर विद 87 और किशान स्कोर 82, और उसके बाद जो थर्ड टॉप स्कोरर था ना वो उनका बुमराह था जिसने 16 स्कोर किया। तो मतलब यही दो थे, ईशान और पांड्या, वरना 200 भी मुश्किल था। और अभी जो है मिसफील्ड और एक्स्ट्रास भी थे, उनके भी काफ़ी रन आए थे, नहीं तो इंडिया जो था 220 पे होता। लेकिन वहाँ पे फिर बारिश दोबारा आई और बारिश काफ़ी तेज़ हुई, बहुत लंबा डिले हो गया जिस तरह प्रेडिक्टेड था। और काफ़ी को 1.5 घंटे बाद जो था न्यूज़ यही आई थी कि बारिश रुक गई अब। और एक तो डकवर्थ लुइस मेथड की मुझे समझ नहीं आई कि भाई आपको जो चेजिंग टीम होती है उसको फ़ायदा होता है इससे, लेकिन यहाँ पे वो अजीब तरह की स्कोर बता रहे थे। मतलब 5 की एवरेज चाहिए थी, 5.7 की चाहिए थी पाकिस्तान को चेज करने के लिए 267 50 ओवर में। लेकिन जब डकवर्थ लुइस की आ रहे थे इसको, तो वो तो पता नहीं 6 से ऊपर की एवरेज जा रही थी। हालांकि फेवर जो है वो चेजिंग साइड को होता है, तो वो मेरी समझ में नहीं आती। पता नहीं 45 ओवर में 256 करना है, 40 ओवर में 240, 30 ओवर में 203 और 20 ओवर में 155। तो ये अजीब तरह के स्कोर आ रहे थे सामने, और जिसकी मुझे समझ कोई भी नहीं आई कि क्यों इस तरह हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो मैच आपका पॉसिबल ही नहीं हुआ। बारिश होती गई होती गई होती गई, और इन दी एंड ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, क्योंकि मैच पाकिस्तान का ही था। इंडिया के पास बिल्कुल बहुत थोड़ा चांस है मैच जीतने का, और पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाता अगर बारिश ना होती। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बारिश ने इंडिया को बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान में क्लियरली द बेटर साइड ऑन द डे। और मेरे बस यही है कि एक एक पॉइंट तो हो गया, पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई भी कर गया, इंडिया भी कर जाएगा ऑब्वियसली नेपाल को हरा के। लेकिन जे शाह साहब की सस्ती ईगो जो थी, और बीसीसीआई की सस्ती ईगो, और अपना रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड होने का जो उन्होंने टैग था, उससे क्या अचीव किया। इतनी हाइप क्रिएट किया आपने, इतना बड़ा मैच सारी दुनिया इकट्ठा होकर देखती है और एंड पे ये मिला। तो मतलब शर्म से डूब मरने का मकाम है आपके लिए बीसीसीआई और जय शाह साहब। आपको अपने मुंह पे आपको एक ज़ोरदार किस्म का आपको मारना चाहिए अपने मुंह पे थप्पड़, क्योंकि आप लोग इस तरह के कर रहे हो। एक तो ज़िद करते हो पहले कि पाकिस्तान नहीं आना, अगर यहाँ पे अभी पाकिस्तान में मैच हो रहा होता तो एक मैच में भी एक कतरा नहीं गिर रहा इधर बारिश का, मैच भी हो जाता, एशिया कप अनइंटरप्टेड होता, क्राउड भी फुल हाउस होता। श्रीलंका में खाली सीटें पड़ी थी तकरीबन थोड़ी बहुत। तो मतलब ये हद है। और दूसरा, अच्छा एक डेम्बोला में खेलने के लिए कह दिया उन्हें कि वहाँ पे खेल लो, तो वहाँ भी अड़ंगी डाल दी, कह दी वहाँ पे हमने खेला नहीं हुआ, वहाँ पे हमारी टीम हार जाएगी, वहाँ पे हमने 15 साल से 10 साल से नहीं खेला हुआ, हम हार जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी नहीं खेलना। हालांकि वहाँ पे बारिश की चांस नहीं होते, ड्राई एरिया है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, हमने वहीं पे खेलना है, कैंडी में खेलना है, पहले किले में खेलना है। और भाई टीम आपकी वैसे भी फिर भी हार गई है, अगर आप देखें, अगर बारिश ना होती तो टीम आपकी हार गई है। तो खैर, अब अल्फाज में यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहे जो इस वक्त मेरे दिल में और ज़ुबान पे आ रहे हैं। जे शाह जैसे मनहूस इंसान के लिए, और जे शाह जैसे बेशरम आदमी के लिए, जिस तरह के मेरे पास अल्फाज आ रहे हैं इस वक्त, तो बीसीसीआई पे पूरे पे मतलब अब इनको मज़ा आएगा जब आगे आपकी सुपर 4 स्टेज में भी हर मैच में तकरीबन बारिश शेड्यूल्ड है, और हर मैच में इस तरह इंटरप्शन होंगी। तो खैर, अब जो हो गया है हो गया है। लेकिन बस यही कहूँगा कि जिन्होंने भी ये किया ना श्रीलंका में कराने का, मे यू रॉट इन हेल। मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया, बीसीसीआई जे शाह
shame on you, or may you rot in hell. तो अब बस अब यही है कि अब पाकिस्तान जो था इजी 2 पॉइंट्स, पाकिस्तान अनलकी रहे, नहीं मिले पाकिस्तान को 2 पॉइंट, शाहीन का मैन ऑफ द मैच भी रह गया। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि दे आर करंटली द बेस्ट ODI साइड इन द वर्ल्ड। और yes, that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर जय शाह के लिए कुछ अपने राय दीजिएगा कि जय शाह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने जो कहना चाह रहा था वो अभी मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन बोला भी है, वो बहुत थोड़ा सा बोल है जो मैं कहना चाह रहा था। तो खैर anyways, yes, that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Until then, Pakistan Zindabad.